वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी। बस आज और कल और हम इस सेकंड चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे स्टूडेंट्स, ओके। और इसके बाद हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, सो वी अवेयर स्टूडेंट्स, ओके। तो आगे में अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मीन्स वो पर्सन्स जो भाई सपोज दैट, चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। सपोज दैट कोई एक पर्सन है ए या फिर आप है, ठीक है ना। उस ए को हम अपने आप को मानते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। तो आप हैं, आपको जो आपकी लायबिलिटी है, जो अमाउंट पे करने वाली है वो है आपकी 1 लाख रुपीज, और आपकी असेट यानी कि आपकी जो कुल संपत्ति है वो है ओनली 50,000 रुपीज। तो क्या आप उस 1 लाख रुपीज को पे कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यस। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में प्रोसेस होता है। इस सिचुएशन में जो भी ओनर होता है कंपनी का या बिजनेसमैन होता है, वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है जाके कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 1 लाख रुपीस की लायबिलिटी पे कर पाऊं, ठीक है ना। और कोर्ट से कहता है कि मुझे इंस्टॉलमेंट अनाउंस करिए। कोर्ट उस पर लीगल स्टेप लेता है और इंस्टॉलमेंट अनाउंस कर देता है। ये इसका प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही वो बिजनेसमैन या वो पर्सन इंस्टॉलमेंट अनाउंस होगा, उसके बाद क्या होगा? इंस्टॉलमेंट अनाउंस होने के बाद जो अमाउंट 1 लाख रुपीस की पे करनी है वो 30,000 या 35,000 जो आपके पास अमाउंट होगी आपकी जेब में असेट, ठीक है ना, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसको हम दिवालिया भी बोलते हैं। दिवालिया मींस हमारे पास कुछ बचे ही नहीं जो हम पैसा पे कर पाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि आपको इंस्टॉलमेंट अनाउंस कर देती है और 1 लाख रुपए के एवज में 30,000 35 में कन्वर्ट करके पे करवा देती है। भाई ऐसा क्यों करती है? ऐसा अदर पर्सन को तो लॉस ही है ना। ऐसा हमेशा गवर्नमेंट इसलिए करती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो एक बिजनेसमैन है उसका जो बिजनेस चल रहा है वो बंद ना हो। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस से कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर वो बिजनेस बंद होता है, वो कंपनी बंद होती है, तो उतना एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता चला जाता है। तो आई होप आपको ये इंस्टॉलमेंट पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 24 सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सेम इंस्टॉलमेंट का रिवर्स मींस वो पर्सन्स जो अपनी लायबिलिटी से ज्यादा असेट रखते हैं, यानी कि आप अपनी लायबिलिटी को बड़ी इजीली पे कर सकते हैं, ठीक है ना। लायबिलिटी में क्या क्या आता है वो हमने आपको पहले ही बता रखा है ऑलरेडी, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ठीक है ना। ये सब क्या है? बिल्स पेबल, ये सब क्या है? हमारी लायबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन अब आपको समझ में खुद से ही आ जाना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना, पैसे का आना जाना लेन देन जो एक बिजनेस में होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। याद रखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा मनी के टर्म्स में ही होंगे। इसको हम मनी के टर्म्स में ही मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है लॉस, लॉसेस। तो लॉसेस की जब हम बात करते हैं तो भाई ये तो आपको भी पता है, बहुत कॉमन सी चीज है। जब हमारे खर्चे इनकम से ज्यादा हो जाएंगे तो जो मार्जिन निकल के आएगा मींस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दैट मींस लॉस। भाई आपने कमाई 10 रुपए और खर्चा किया आपने 20 रुपए का, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ? 10 रुपए का। भाई खर्चे ज्यादा थे और इनकम कम थी, ठीक है ना। सेम एज बात करते हैं हम गेन की। गेन में क्या होगा? सेम प्रोसेस है, बस इसका जस्ट रिवर्स करना है। आपने अर्न किए 100 रुपीज और एक्सपेंस किया था ओनली 80 रुपीज, मतलब 80 रुपए खर्च करके 100 रुपए कमाए आपने। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 20 रुपए का फायदा किया। हाँ सर, फायदा किया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? गेन।
ये आपने गेन किया। बात करते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल की बात करेंगे तो ये क्या है भाई, रिसीवेबल मींस हमने आपको डेब्टर्स बताया था, हाँ सर बताया था। हमने आपको बिल्स रिसीवेबल बताया था, हाँ सर ये भी बताया था। बस ये रिसीवेबल है, मतलब वहां से जहां से हमने पैसे को कमा लिया है बट रिसीव करना बाकी है, इट्स कॉल्ड रिसीवेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पेबल। पेबल मीन सेम एज मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स, हाँ सर बताया था। मैंने आपको बताया था बिल्स पेबल, हाँ सर बताया था। क्रेडिटर्स क्या होते हैं जरा याद करो मेरे साथ में, सारे के सारे रिमाइंड करेंगे। मैंने बताया था क्रेडिटर्स मींस किसी से हमने क्या किया, क्रेडिट परचेज किया, करेक्ट। हमने क्रेडिट परचेज किया, क्यों किया, पैसे नहीं थे हमारे पास, हाँ सर यही बताया था, पैसे नहीं होंगे तो हम क्रेडिट परचेज करेंगे। अब जब पैसे नहीं है हमारे पास तो क्या करा हमने, क्रेडिट परचेज कर लिया। अब क्रेडिट परचेज करने की कंडीशन में क्या हुआ, हमें उसके पैसे तो वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। पैसे वापस, हाँ सर पैसे तो वापस करने पड़ेंगे भाई, कोई आजकल उधार नहीं छोड़ता, बिल्कुल कोई नहीं उधार छोड़ता है ना। अगर हम आपसे उधार ले लें तो क्या छोड़ दोगे, नहीं सर हम तो नहीं छोड़ेंगे। बस ऐसे वो भी नहीं छोड़ेंगे, पैसे तो हमें पे करने ही पड़ेंगे। इस सिचुएशन में हमने बताया था बिल्स पेबल में क्या होता, बिल लिख दिया गया, हम आपके पैसे इस डेट में दे देंगे। तो ये क्या है, यही है पेबल्स, ओके, जो हमें पे करने हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स मींस खर्चे। हाँ सर ये तो पता है, बड़ी कॉमन सी बात है, ये क्या आप बता रहे हैं, हाँ तो हम नहीं बताते, लेकिन इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जरूर बताएंगे। हाँ सर वो बताओ हमें, तीनों के तीनों बताओ। हाँ तीनों बताते हैं, सुनिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मतलब वो खर्चे जो हमने फिक्स्ड एसेट्स पे करने हैं। जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए लैंड परचेज की, भाई किसी जमीन पे तो बिजनेस लगाओगे, ऐसा तो नहीं है कि हवा में खड़ा कर दोगे अपना बिजनेस, हाँ सर ये तो नहीं हो सकता। अगर हमारे पास मैजिक होता तो हम तो हवा में ही खड़ा करते, लैंड खरीद के क्यों पैसे बर्बाद करते, हमें पता है तुम यही सोचोगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने लैंड परचेज की, भाई हमने आज लैंड खरीद ली, वैसा तो नहीं है कल दूसरी लैंड खरीदनी है, हम वहीं पे बिजनेस रख सकते हैं। नेक्स्ट मशीनरी परचेज की, मशीनरी क्या, मशीन लाएंगे अपने यहाँ पर, अपने बिजनेस में स्टैब्लिश कर दी, तो वो क्या हुआ, मशीनरी के लिए जो हमने पैसा लगा दिया, ठीक है ना। बिल्डिंग है तो हमने डायरेक्ट परचेज कर ली, तो ये हो गया हमारा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सर बात तो ठीक है। अब आगे बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, जो भी हम क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रोसेस करने में, यानी कि उसको अपना जो भी गुड्स था उसको मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा लेके आ रहे हैं, जैसे वेजेस ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, वेजेस ऑक्ट्रॉय, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होगा, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, जो भी हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होंगे उसमें डेबिट कर देंगे। सर ये तो बड़ी भारी भरकम बात है, ये तो समझ में ही नहीं आई, क्या ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, कोई बात नहीं, जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब ये भी समझेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन आपने आज कोई इन्वेस्टमेंट किया बड़ा सा और उसका प्रॉफिट आप कई साल तक लेते हुए चले गए हैं। सर ऐसा भी हो जाता है, आज पैसे लगाए और कई साल तक प्रॉफिट, ऐसा ही होता है भाई। आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी पे आप देख रहे होगे, आपने बहुत अच्छा ऐड देखा होगा, एक आता है घड़ी डिटर्जेंट का, हाँ सर आता तो है ना, उसमें अमिताभ बच्चन ऐड करता है, हाँ सर करता तो है ना, और मेरा तो फेवरेट ही एक्टर है। तो अमिताभ बच्चन को हायर किया एडवर्टाइजिंग के लिए, एक बड़ी अमाउंट पे की होगी घड़ी ने, हाँ सर करी तो होगी। अब वो ऐड बार बार सर्कुलेट हो रहा है और उसके थ्रू उस घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की भाई सेल बढ़ रही है, हाँ सर बढ़ तो रही है। हम भी अमिताभ बच्चन की वजह से खरीद कर लाते हैं घड़ी, वरना नहीं लाते, होता ना। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन जो आपने एडवर्टाइजमेंट पे हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया, उसका जो प्रॉफिट आपको कई साल तक थोड़ा मिलता रहेगा, इट्स कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारे ये जो भी वर्ड्स थे उनके एक्सप्लेनेशन आज फिनिश होते हैं।
ओके ना, जो हम रोज पढ़ते जा रहे थे। अब हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और कल हम इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह समझ लेंगे और चैप्टर नंबर 2 बाइंड अप करेंगे। तो बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। भाई अगर हम अकाउंटिंग की बात कर रहे, अगर हम अपनी मर्जी से यहाँ इंडिया के अंदर अकाउंट बना ले, इंडिया छोड़ो, है ना, हम बात करते हैं अपने इंडिया के अंदर की बात कर लेते हैं, है ना। हमने मान लो यहाँ मैनपुरी में अपनी मर्जी से अकाउंट बनाई, आगरा वालों ने अपनी मर्जी से बनाई, दिल्ली वालों ने अपनी मर्जी से बनाई, फिर क्या होगा, ना मैनपुरी वालों को आगरा की समझ आएगी, ना आगरा को दिल्ली की, और ना दिल्ली वालों को मैनपुरी की। हाँ सर ये तो हो जाएगा, ये तो सही बात कही आपने। तो क्या हुआ, जो भी लीडिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने क्या किया, एक रूल बनाया। उन्होंने कहा हम ये नियम बनाते हैं, ये गाइडलाइंस बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग सबको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, सबको लेजर बनाने पड़ेंगे, बट रूल इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। जैसे इंडिया में कौन करता है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए और आपको रूल्स दे दिए कि हमें इन रूल में फॉलो करके क्या करना है, अपनी जर्नल एंट्री करनी है, अपनी पोस्टिंग करनी है, अपने ट्रांजैक्शन को पुट करना है कॉमर्स में, ठीक है ना। अब हुआ क्या, पूरे इंडिया में एक सी जर्नल एंट्री होने लगी, एक से रूल अप्लाई होने लगे। अब क्या होगा, इससे मैनपुरी वालों को आगरा की समझ आ रही है, आगरा वालों को दिल्ली की, दिल्ली वालों को मैनपुरी की। आपको पता चल रहा भाई मैनपुरी वालों का बिजनेस कैसा है, और मैनपुरी वालों को पता चल रहा दिल्ली वालों का कैसा है ना, दिल्ली वालों को पता चल रहा आगरा वालों का कैसा है। बस ये समस्या को शॉर्ट आउट करने के लिए जो अकाउंट के स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए, इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता है तो मुझे बताएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।